अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह क्या बखैर। हाल है आप लोगों का? गुड मॉर्निंग, वेलकम। क्या हो रहा है? अच्छा, आप परेशान तो नहीं है कि वो जो अमरीकी खातून कराची में आई हुई हैं उनका क्या बना? क्या वो अभी तक अपार्टमेंट की बिल्डिंग की बेसमेंट में नहीं मौजूद नहीं, वो हैं या नहीं? कल चली गई थी और वो किसी गेस्ट हाउस में एक्चुअली नहीं जाके हुमा, रही हैं। और गेस्ट हाउस में जाने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन गेस्ट हाउस वालों ने उन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया। क्यों? दैट्स अनफेयर। मतलब अब वो अब आई गई है और इतना रौला है। देखिए किसी भी जगह आप जाहिर है अगर आप ठहरेंगे तो आप या तो क्रेडिट कार्ड सबमिट कराएंगे या कुछ पेमेंट करेंगे। आई वंडर क्या होगा, या फिर कोई सिक्योरिटी होती है, बट शी इज ऑल ओवर द न्यूज़, तो सिक्योरिटी तो उसी तरह ही होगी ना, आपको पता तो चल गया कि कौन है। ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि उनके पैसे कोई भरे उस गेस्ट हाउस के? फिर जिन्होंने टिकट लेके दिया था वापसी पे जाने का, कहने का मतलब है फिर उनको एक फलाही तंजीम के इदारे में ही शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पे जो उनका सेटअप होता है। However, she is absolutely refusing to leave. तो ये एक बड़ा ही एक और अब तो अजीबोगरीब मुताद्दिद कंटेंडर्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं, आपको पता है, इनसे शादी के लिए। I don't know what to say. मैं थोड़ी सी स्पीचलेस सी हो गई हूँ, क्या कह सकते हैं। मतलब अब वो आई गई हैं और कह रही है मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट भी दो। और वो जो बच्चा था 19 साल का, वो तो ऐसे फरार हुआ है। मैंने ये भी सुना है अब्दुल्ला दैट ही वाज एक्चुअली विलिंग टू मैरी हर। उसकी फैमिली ने भला बोल दिया बेसिकली। मेरा ख्याल है इन्हें दिल का रिश्ता पे प्रोफाइल बनानी चाहिए और अगर यहाँ इन्होंने रहने का इरादा कर ही लिया and if she needs a companion तो why not explore some options over there। चले एनीवेज, ये तो हमने वैसे ही लाइट हार्टेड मूड में बात की है। और बड़ी जी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि हमारा स्कोर जो है क्रिकेट का फॉर ट्रॉफी, वो क्यों अनाउंस नहीं हो रहा? क्या हो रहा है अब्दुल्ला उधर? क्या हो रहा है? सैफ अफ्रीदी के लिए तो हो जाएगा ना आज। क्या आपको जल्दी है भाई? क्या मतलब है रोज आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रोज अब्दुल्ला ये नहीं कहता। बिल्कुल यही बात हो रही होती है। अच्छा फिर बताएं। जो ट्राई सीरीज है उसके लिए टीम का ऐलान आज होने का इम्कान है, बता रहा है। तसल्ली हो गई आपको? इम्कान। अब जरा मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन हो सकता है शामिल। सऊद शकील, फखर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान है। सुफियान मुकीम, वेरी नाइस। अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे। अच्छा, और कहा यही जा रहा है, ये बाय द वे हो सकते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप ही ने टीम बना दी है। These are the names that could be in the team और most probably होंगे भी। तो कहा यही जा रहा है कि 3 मुल्की टूर्नामेंट जो हो रही है ट्राई सीरीज, उसकी टीम ही चैंपियन स्क्वाड जो है वो समझी जाएगी। तो यानी यहाँ जो टीम तश्कील दी जा रही है वही आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाएगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीबात का प्लान तैयार कर लिया है। आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, मतलब इट्स अ वेरी बिग डील। तो क्या होगा, परफॉर्मेंसेज वगैरह भी होती हैं, आपको पता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपग्रेड किए गए कदाफी स्टेडियम लाहौर की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मुतवक्के है। मतलब आगे भी कुछ होना चाहिए ना, परफॉर्मेंसेज वगैरह क्या हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के हजूरी बाग में होगी। ओके, इफ्तिताही तकरीब विल नॉट बी इन द स्टेडियम एंड इट विल बी इन हजूरी बाग। तो लोग कैसे आएंगे? स्पेक्टेटर्स के लिए क्या होगा उसमें? I don't know, there would be a ceremony and then there would be a match. So किस तरह मैनेज किया जा रहा है मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली हमें क्या पता। अच्छा चलें आगे चलते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की पाकिस्तान आमद में ताख़ीर और इवेंट के स्केड्यूल की वजह से तमाम टीमों के कप्तानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत यकीनी नहीं है। ऑब्वियसली इतनी हर चीज़ तो डिले हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में अहम मुल्की शख्सियात और ICC ऑफिशियल्स जो हैं ये वो सारे शरीक तो होंगे। अब हुजूरी बाग में क्या सेटअप होगा, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव होगा फॉर द ऑफिशियल्स, जो भी गैर मुल्की और फॉर टीवी ऑडियंस एज वेल। और फिर कजाफी स्टेडियम में जो मैच होगा, इफ्तिताही मैच, वो तो होगा ही। आप चैंपियंस ट्रॉफी का मैच तो पहला कराची में होना है वैसे। दैट्स राइट। अच्छा जी, हमारे गेस्ट हमारे साथ कराची। लेट्स टॉक अबाउट द राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं, हमारे एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। और सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको भी। सिकू जनाब राशिद भाई, सुफियान का तो लग रहा है, कह रहे हैं लोग, हो सकता है हो भी जाएं कि उनका इम्कान कम है शामिल होने का। आप बारहा उनका नाम लेते रहे हैं, सोचा इसी बात से शुरू कर लें। जी, आपने टीम तो अनाउंस कर दी आज सुबह ही सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक हाथ आगे।
अगर तो यही टीम है तो दो चीजें इसमें कम लग रही हैं। एक जो हमारी प्रिपरेशन थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका, तो ओपनिंग का प्रॉब्लम नजर आ रहा है यहाँ पे। फखर जमान अगर वापस आते हैं तो उनका जोड़ीदार कौन होगा? बाबर आजम होंगे या सऊद शकील होंगे या कामरान गुलाम होंगे? अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। यहाँ पे आपको एक ओपनर की सख्त जरूरत होगी। दूसरा, स्पिनर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं ओडीआई में। हम खेल के आ गए, साउथ अफ्रीका की कंडीशन ऐसी थी, सूट कर रही थी हमें, जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और हमें फायदा हुआ वहां पे। यहाँ पे सिर्फ अगर अबरार हमारे पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है तो दूसरा कौन होगा? अगर हम कुछ दिल शाह से बॉलिंग करवाने के मूड में है, या सलमान अली आगा तो प्रूव कर चुके हैं कि वो ठीक बॉलर है। सुफियान मुकीम का मेरे ख्याल से होना, अगर तो यही टीम है तो होना जरूरी था। शायद एक यंगस्टर को आपको रिवॉर्ड देना चाहिए उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, और वो जिन न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर मैच है तो शायद उनको वो रीड ना कर पाए। तो ऐसे बॉलर खेलने चाहिए जो कि थोड़े से मुश्किल जरूर। अगर सुफियान होते तो कौन ना होता? नजर आ रही है दो चीजें नजर आ रही है, एक ओपनर की शॉर्टेज है और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की। टू मेनी फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर्स। तो ये जो सारी चीजें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं राशिद भाई, ये सेटल होनी चाहिए, हो नहीं जानी चाहिए? क्योंकि अभी जो स्क्वाड तश्कील दिया जाएगा वही कहा जा रहा है कि वो आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी होगा, तो ये मोस्ट लाइकली, तो ये सारा तो सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, जीत हार अलग जग चीज है, लेकिन इंग्लैंड ने तो 1.5 महीने पहले ही अपनी टीम अनाउंस कर दी थी। बाकी टीम ने भी, शायद भारत ने अभी 2 हफ्ते पहले अनाउंस किए, बाकी हम लोग रह गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस होगी, ट्रायंगुलर खेलेगी। आपको 11 तारीख तक नाम तब्दील कर सकते हैं, तो उसमें पाकिस्तान को एक ऑप्शन होगा कि अभी कभी कभार लीग टीम इस वजह से की जाती है कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होता क्या है, तो वो देखते हैं कि क्या किस तरफ हवा चल रही है। सुफियान मुकीम का नाम चल रहा है, जैसे मे भी वो टीम का हिस्सा बन जाए। तो ऐसा कभी कभार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेलिबरेटली भी टीम को लीक करता है। To have a sense of what it goes like, कि क्या रिस्पॉन्स आता है या एक्सपर्ट्स की क्या राय सामने आती है। अच्छा जी, सिकंदर, आप के रिजर्वेशंस हैं या आपको बैलेंस लग रहा है ये मुमकिना इन्वर्टेड कॉमास में स्क्वाड? यार मुझे तो पहले तो मैंने सुना कि खबरें आ रही हैं कि वो जो खातून आई हुई ना अमेरिका से, वो कह रही मैंने जाना है ओपनिंग के ऊपर मैच पे, मुझे लेके चलो। आप ले जाइएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं, मैंने तो अभी सुबह पढ़ी थी खबर। हम अपने व्यूअर्स को डिस्क्लेमर दे दें, हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मतलब उनका क्या इंटरेस्ट हो, बेचारी तो बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। खैर एनीवे, लेकिन आप बाकी टीम स्क्वाड का बताएं। देखिए, मैंने आपको तो पहले ही कहा था कि हम लोग कोई ओपनिंग में चॉइसेस तो हमारे पास बहुत सारे। मैंने पिछली दफे भी आपको बताया था कि साइम तो सब्जेक्ट टू फिटनेस, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। शान बहुत मुश्किल लग रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी मजेदार नहीं है, अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस नहीं है, फिर आपके बाद इमाम है, फखर है। अब जो राशिद ने चॉइसेस बताई हैं, दे आर वेरी गुड चॉइसेस, जिसके अंदर साउथ भी हो सकता है और कामरान गुलाम और बाबर आजम, ये 3 हमारे जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं उनमें से कि ऊपर चला जाता है तो नीचे जो है हमारे और भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर आते हैं। हमें जबरदस्ती किसी लड़के को नहीं खिलाना चाहिए। अब जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जी इरफान साहब से, बेचारे नियाजी को हमने कुछ नहीं दिया मौका। अब मैंने कल बैठ के थोड़ा सा डेटा निकाला, जिम्बाब्वे में वो 3 मैच खेला, उसने सिर्फ 10 गेंदें खेली हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो उसने 2 रन किए, 16 गेंदें खेली। ऑस्ट्रेलिया में उसने 2 मैच खेले, उसमें उसने 22 रन की। मतलब आप एक लड़के को ले जाते हैं, जो मैं बार बार चीखें मारता हूँ कि भाई आप उसको मौका तो दो, उसको खेलने तो दो, आप हटते नहीं अपनी जगह से लड़के। अब इंडिया के अंदर मैंने उस दिन क्लिप भी भेजी थी ग्रुप के अंदर, इंडिया ने ये मस्त कर दिया कि हर लड़का इंक्लूडिंग विराट कोहली जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। हमारे जो सुपरस्टार हैं उनकी क्लिप आई उनकी फेसबुक के ऊपर कि वो स्विमिंग पूल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस दिन राशिद ने भी ये बात की थी, जो हम क्रिकेटर्स हैं ये ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, वहां जाकर खेलना। एक और मैं आपको बताऊं, जहां मैं क्लब में जाता हूँ, स्पोर्ट्स डिफेंस स्पोर्ट्स क्लब, वहां पे एक और क्रिकेटर अकेला सेंटर विकेट पे प्रैक्टिस कर रहा है, 10 बॉलर उसको बॉल करा रहे। वो प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है, आप रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं हो रही है, आपको फील्ड प्लेसमेंट की आपको पता नहीं चल रहा। आप थोड़ी देर के लिए जाकर तो जरूर प्रैक्टिस करते हैं, मगर मैच तो खेलें।
मैच में आपको एक्चुअली जाके सिंगल्स लेने पड़ते हैं, एक्चुअली आपको फील्डर को देखना पड़ता है, एक्चुअली आपने अपनी प्लानिंग करनी होती है कि ये फील्डर इधर खड़ा है मैडम, मगर हमारे लड़के खेल ही नहीं रहे। और सोने पे सुहागा ये है कि क्रिकेट बोर्ड को फिक्र ही नहीं है। फखर अभी दुबई में खेल रहा था, मैं एक दुकान पर गया तो दुकानदार ने बोला सर वो तो दुबई में बड़े रन्स कर रहे हैं। मैं कहा वो दुबई में? फिर मैंने जाके चेक किया तो वो और आजम खान दुबई में खेल रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ 10-15 लड़के हमारे बांग्लादेश में खेल रहे थे। यानी कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर देते हैं, सारे लड़कों को लीग में भेज, इतना पैसा बचेगा आप यकीन करें, इतना पैसा। जो बेचारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं वो पागल हैं, गर्मी में अपना रंग काला कर रहे हैं, और हम जो है उनको खिलाते हैं जो लीग खेलने जाते हैं। दिस इज अनफेयर। अब बॉलिंग के ऊपर, फास्ट बॉलिंग पे मुझे बहुत सख्त एतराज है। कभी जब आपने हसनैन को, उन्होंने कहा जी हमने हसनैन का नाम मैं देख रहा हूँ उधर, वो राशिद सही कह रहा है, वो नाम फ्लोट कर देते हैं ताकि हम बता सकें वो क्या गलतियां हो रही हैं उनमें, या लोगों को पसंद है नहीं पसंद है। साउथ अफ्रीका में जो ओडीआईज थी वो एक मैच खेला, 7 ओवर कराए, सिर्फ 1 विकेट ली उसने। T20 में 1 ओवर कराया, उसने कोई विकेट नहीं ली, सिर्फ 1 मैच खेला और सिर्फ 2 ओवर कराए। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई में वो 1 मैच खेला और उसमें सिर्फ उसने 1 विकेट ली, 7 ओवर कराए। फिर उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में 3 मैच खेला, उसमें 3 विकेटें ली और सिर्फ उसने 3 मैचों की 30 ओवर की जगह 20 ओवर कराए। जब आपका वो एक कैंडिडेट है कि जो फ्यूचर में खेलेगा तो भाई उसको खिलाते। आपकी जो जिम्बाब्वे की सीरीज थी उसमें बार-बार बस एक डिस्क्लेमर में दे दूं, हम ये कर लेते हैं, इस लाइन को रिफ्रेश कर लेते हैं, गर्मी में अपने आप को मुतासिर कर रहे हैं या नहीं, हम लोग एक्चुअली क्रिकेट में पता है क्या कहते हैं हम लोग क्रिकेट के, मैं काला गोरा में नहीं पढ़ना चाहिए हमें। मैं माजरत खा हूं, मगर ये कि जो हम क्रिकेट में होते हैं ना, तो हम क्रिकेट की जुबान है ये। हाँ नहीं वो हम क्रिकेट की, हाँ ठीक है, वो बैट्समैन भी बैटर हो गया ना, अब चीजें तब्दील हो गई हैं। अच्छा राशिद भाई, आपको है ये, आपको भी ये रिजर्वेशंस हैं? एक फास्ट बॉलर की लिस्ट बता दूं, फिर राशिद से पूछ लें। हाँ प्लीज सिकंदर प्लीज। राशिद, मेरी जो लिस्ट थी उसके अंदर मैंने कहा था कि मोहम्मद अब्बास को आप खिलाएं, वो विद इन द स्टंप्स खेलता है, उसको एक मैच तो दें। आपने टैग कर दिया, टेस्ट क्रिकेट अलग फेंक दिया। अब्बास अफरीदी ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और इसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है T20 के अंदर। आप उसको ट्राई तो कर लो यार, एक मैच दे दो दोनों को, एक 2-2 मैच दे दो, पता चल जाएगा कि क्या वो वनडे में भी अच्छा खेलते हैं नहीं खेलते। ये मेरा था। अब हाँ, अब्बास अफरीदी की कल भी बात की थी हमने, लेकिन जाहिर है वही कि जी वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट तक लिमिटेड है तो। अच्छा, और एक और चीज़, ये क्या वजह है कि हम बैटर्स को तो T20 की परफॉर्मेंस में वनडे में ले आते हैं या किसी और भी फॉर्मेट में ले आते हैं, टेस्ट में भी ले आते हैं, बट द सेम इज नॉट फॉर द बॉलर्स को नहीं लाते। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। हाँ सिकंदर, तो जवाब भी सारे बॉलर्स अभी आए हैं। अभी आपने देखा कि अबरार को वापस लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सुफियान मुकीम को ट्राई किया, फैसल अकरम को ट्राई किया, ये स्पिनर्स को हमने ट्राई किया है। पेसर में अब्बास अफरीदी वापस आए थे क्योंकि थोड़ा वर्कलोड की वजह से नसीम शाह का शोल्डर इतना ठीक नहीं है और शाहीन अफरीदी को भी देखने के प्रॉपर पूरे मैचेस नहीं खेले। हारिस रऊफ एक ऐसा है कि जो कंटिन्यूएशन में रहा, आखिरी मैच नहीं खेला सिर्फ, बाकी वो फिट एक बॉलर है जो जिसपे हम एतबार कर सकते हैं। हम 2023 के वर्ल्ड कप में जाते हैं, वहां पे हमारे जो मेन बॉलर्स थे, शादाब हो गए, उसामा हो गए, शाहीन और हारिस रऊफ, बेदर्दी से पिटाई लगी इन लोगों। वही सिनेरियो 50 ओवर का सेम पिचेस के ऊपर आने वाला है। वहां पे एक ही बॉलर था जिसने पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग करके थोड़ी बहुत बचत की थी, वो था मोहम्मद वसीम जूनियर। काफी अरसे से आपको वो नजर नहीं आ रहा सेटअप के अंदर, ना ऑस्ट्रेलिया गया, ना साउथ अफ्रीका गया, ना जिम्बाब्वे गया, वो कहीं सेटअप में नजर नहीं आ रहा। वो एक ऐसा बॉलर था जो अपने एक्शन की वजह से रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी कर सकता था। हमें नहीं पता कि क्या वजूहत हुई, हमें नजर ही नहीं आ रहा, ना डोमेस्टिक में थोड़ा बहुत नजर आया। तो कुछ बॉलर ऐसे हैं जो कि सिचुएशन और कंडीशन के लिहाज से आपको सिलेक्ट करने होते हैं। अब्बास अफरीदी वेरी गुड प्रोस्पेक्ट हैं, वो स्लोअर वन अच्छा है, बाउंसर अच्छा है, लेकिन अभी T20 में आप कह सकते हैं क्योंकि उनका ओवर्स करने का तरीका है, वो 12, 14, 16, 18 ओवर तक वो करते हैं, आखिर के 4 ओवर जैसे उमर गुल किया करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, वनडे लॉन्ग बहुत लंबा मैच होता है, वहां पे आपका जो मेन वेपन होता है वो आपके 11 से 40 ओवर जो मिडिल ओवर होते हैं मेन, वहां आपको विकेट्स लेनी होती है। पाकिस्तान का यही रहा है ओडीआई में। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अलावा अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, हम यहाँ पे विकेट्स नहीं ले पाए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुए और वहां पे हम अपनी जो पॉइंट्स टेबल था उसके ऊपर नीचे आ गए थे, जो रैंकिंग थी। लेकिन ये 2-3 सीरीज हम लगातार जीते, इसकी वजह से नंबर 3 पे हम आ चुके हैं।
लेकिन हम टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं नंबर 8, 9 पे हैं हम लोग। सेम चीज T20 में भी नीचे 7 नंबर पे है। हमारा कॉम्बिनेशन तो तभी डिसाइड होगा ना राशिद भाई, जब हमें पता हो कि हमारी पिच क्या होगी, हमारी विकेट किस तरह बिहेव करेगी। अब आईसीसी तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खुद क्यूरेट करेगा, लेकिन ट्राई सीरीज में तो हमें खुद ही जो भी तजर्बा करना है लेकिन विद द सेम टोकन बाकी टीमों ने भी तो अनाउंसमेंट कर ही दी है ना विदाउट नोइंग। तो आई होप कि इसी नौयत की, इसी तरह की इस मौसम में पिचेस बनाई जाएं जैसी आगे आईसीसी के हमारे टूर्नामेंट पे हमें मिले। क्या हम करेंगे? हमारे पास 2 स्पिनर होंगे, नहीं 1 होगा? क्या कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जाएंगे, फुल टाइम होगा, या पार्ट टाइम फास्ट बॉल? क्या होगा हमारा कॉम्बिनेशन? ऑलराउंडर होंगे? जो सबसे मुश्किल मैच है ना इंडिया का तो है न्यूजीलैंड वाला मैच है। वेन्यू कराची है, देखिए ड्राई पिच होती है, यहाँ पे टर्न मिल सकती है, यहाँ पे बैटिंग पिच तो होती है, लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड की अगर हम बॉलिंग देखते हैं तो पेसर और स्पिनर दोनों अच्छे हैं। कैप्टन सेंटनर है वहाँ पे और फिलिप्स भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो वो उनके पास रचिन भी हैं, तो उनकी टीम बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि कराची वाला जो मैच है वो सरफेस की वजह से बहुत ही अच्छा मैच होगा। बाकी इंडिया वहाँ पे स्पिन, जाहिर सी बात है वो आईसीसी का वेन्यू है, दुबई का है, वहाँ का कह नहीं सकते कुछ कैसी पिच होगी। लाइवली होती है क्योंकि फरवरी में या अप्रैल में जाते तो ड्राई हो चुकी थी। फरवरी में अगर हम देखें 23 तक मैच है, तो वहां पे शायद पेसर को थोड़ा बहुत हेल्प करे डे नाइट गेम में। लेकिन यहाँ पे जो पिचेस हैं, पिंडी की पिच है, लाहौर की और कराची थोड़ी ड्राई होगी। यहाँ पे वेदर की वजह से, फॉग की वजह से या शबनम की वजह से रात का मैच बहुत अफेक्ट होगा। टॉस जीतो मैच जीतो वाली कहानी भी बन सकती है, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा गीली हो सकती है। राशिद भाई और सिकंदर दोनों, ये थोड़ा सा अनड्यू एडवांटेज नहीं एक टीम को मिल जाएगा? लेट इट बी सेड कि इंडिया जो है वो सारे मैचेस उसके दुबई में होंगे, सो दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग ऑन दैट वन पिच जिसके वो यूज्ड टू हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान में भी है या बाकी टीमें, या फॉर दैट मैटर एग्जैक्टली पाकिस्तानी एक्चुअली पाकिस्तान इधर भी खेलना है, हमने उधर भी खेलना है, तो हियर एंड देयर हो गया। तो सारा ये अनफेयर एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है। सिकंदर भाई देखिए, इंडिया के लिए तो हमने पहले भी बात की थी। वो जो साहब, जब देखिए मुझे नाम लिख के रखना चाहिए, वो लड़के ने जो आर्टिकल लिखा था मैंने पूरा पढ़ा था, उसके अंदर उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। उसने कहा था कि इंडिया जो है अपने हिसाब से पिचेस बनाता है, अपने हिसाब से अपना ड्रॉज बनाता है, स्केड्यूलिंग अपने मैच की। दूसरी टीमें 3-3 मैच खेल लेती हैं, वो सिर्फ एक मैच खेल के देख रहा होता है कि किसका मैच उसका आखिरी में पड़ेगा, उसको रन रेट की सारे एडवांटेजेस जो है इंडिया को जाते हैं। इस दफा इयन चैपल ने भी एक आर्टिकल लिखा है अबाउट इंडिया और उसके जो चीजें हैं। अब हम तो उसको कुछ नहीं कह सकते, ये तो हर डर्मी है, ये बिल्कुल ही मतलब है कि कह लें कि भारत की जो है उनकी कोशिश होती है कि वो कंट्रोल करें हर चीज को, अपने हिसाब किताब से चले, तो ये इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल फेयर नहीं है, बिल्कुल सरासर ज्यादती है। और उसमें आईसीसी की वीकनेस है, वो कमजोर हैं, वो इंडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकते, पैसा बोलता है और कुछ नहीं है। तो ये चीजें उनको खुद भी सोचनी चाहिए। इंडिया भी एक पढ़ा लिखे लोग हैं वहां पर, उनके यहाँ पे एजुकेशन भी होती है, लोग पढ़ते भी होंगे कि ये तो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती थी, हम लोग खेला करते थे, बदमाशी होती थी कि हम ये खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो हमारी अपनी मर्जी से। तो ये तो टोटली अनफेयर है। अब बाकी चीजें जो है वो दुनिया खामोश बैठी है, देख रही है। सबसे ज्यादा मुझे जो तकलीफ है वो इस बात की है कि पूरी दुनिया के मैचेस अनफेयर तो है, लेकिन यही हकीकत है। तो राशिद भाई आप बता दीजिए कि इंडिया को एडवांटेज होगा कि उनका वेन्यू एक ही है, बाकियों के लिए डिसएडवांटेज होगा। इसमें कोई दो आरा नहीं है, बिल्कुल सिक्कू भाई ने ठीक फरमाया। लेकिन क्या है, हमें करना है क्या है, हम इस बात को पीटते रहें या हम इंडिया को हराने की कोशिश करें? आप इंडिया को हराने की कोशिश करें, बिल्कुल। वो तो वहां पे जिस तरह से हमने 2022 में इंडिया को हराया था, तो ये एक हाइप क्रिएट हो गई थी। वो जो मर्जी करें, आपके हाथ में आपका गेम है, गेम पे ज्यादा तवज्जो दें। और आपकी नेक्स्ट मैच आ रहा है 23 को आ रहा है, उसमें आप हरा के बाहर कर दें, तो जो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पास जो पॉसिबल चीज है, आप जो कर सकते हैं वो जरूर करें। बाकी वो तो फैसिलिटेट किए जाते हैं, वो तो सबको पता है। हम क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। हमें अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना होगा। सर्टनली। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जी सिकंदर कुछ कह रहे हैं, लास्ट थॉट्स? नहीं, वो अभी हारिस रऊफ की बात हो रही थी ना, तो मैंने कल उसका भी डेटा निकाला था कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने जो है ना बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। वनडे में उसने 10 आउट कर दिए थे, T20 में उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस नीचे गिरी थी। और जिम्बाब्वे में तो उसने साउथ अफ्रीका वगैरह में तो आउट ही नहीं किए।
तो मतलब जिम्बाब्वे में किए, साउथ अफ्रीका में उसने आउट नहीं किए। तो हारिस सऊद भी जो है लंबे ओवर के वक्त जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। सिकंदर के पास भी डेटा बहुत है, बाबर की तरह। बहुत है, बहुत है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एंड राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये ले, तो ये तो हम रोज़ बातें करते हैं, बिकॉज ये एक समझे कि आप लोग भी घरों में जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग भी बातें करते होंगे कि जी टीम की फॉर्मेशन क्या होने वाली है। देयर सो मच क्रिकेट हैपनिंग कि वैसे ही इंटरेस्ट एक इंसान का हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी हतमी नहीं है अभी। हाँ, ये तो जो ये अनाउंसमेंट जो है ना, ये सब कुछ होना है। ये डिस्क्लेमर हम दे दें कि ये जो नाम हमने, ये जराए से हमें पता लग रहा है कि ये मुमकिना फैसला है। या सो ऑफ कोर्स जब कंफर्म होगा तो हम आपको बताएंगे। मुमकिना फैसलों में एक फैसला। चलिए, ये हम आगे बढ़ेंगे। सैड। अच्छा, आपको बताएं कि जी आपको मतलब ये हम क्यों दोहरा रहे हैं, लेकिन हम दोहराएंगे क्योंकि तालीम जो है वो हर तरक्की याफ्ता मुल्क की पहली तरजीह है, होनी भी चाहिए, और यही उनकी तरक्की और खुशहाली का राज भी है। मगर क्या कर सकते हैं भाई, हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है और असातिज़ा और सिंध हुकूमत के हड्डे में कराची यूनिवर्सिटी समेत सूबे भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 1 महीने से बंद हैं। कैन यू इमेजिन? फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस ने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के ओहदे पर ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती के ख़िलाफ़ एहतजाजन जो है वो बॉयकॉट किया हुआ है बेसिकली। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वीसी इंतज़ामी ओहदा है जिस पर किसी भी ब्यूरोक्रेट को तैनात किया जा सकता है। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल की मंजूरी भी दे चुके हैं, और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जो पहले ना हुआ हो। सुन ले जरा। एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है, जो इस वक्त क्राइटेरिया वो ये है कि जी कोई भी प्रोफेसर जो है वही वाइस चांसलर बन सकता है। अभी भी जो क्राइटेरिया चेंज किया गया उसका कहीं मकसद ये नहीं कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकता। प्रोफेसर वाइस चांसलर बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और क्राइटेरिया ऐड किया, वो ये है कि कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई ऐसा 21 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट जिसने उस रिलेवेंट फील्ड में मास्टर्स की हो, वो भी क्राइटेरिया में आ सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है। और ये कोई हम पहले, ये नहीं कि कोई नया तजुर्बा करने जा रहे हैं, ये चीजें पहले हो चुकी हैं। अच्छा, हुआ इसमें यह है कि जनवरी गुजर गए, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें नहीं हो रही हैं। सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त करेगी? पूरा एक महीना गुजर गया है। सबसे ज़्यादा हमारा दानश्वर तबका समझे जाने वाला असातिज़ा भी, वो भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब ये ख्याल किसी को नहीं आ रहा कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। असातिज़ा तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं। चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जामियात में ब्यूरोक्रेट की तैनाती की मुखालफत की। सो वो भी आ गए हैं इस इशू में। कराची की बोर्ड, कराची जहाँ की तालीम आपके नजर करम होने से पहले पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर थी। अब आप फैसला कर रहे हैं कराची की तालीमी इदारों को बड़े हुनर के साथ तबाह करने का। आप कह रहे हैं बैरोक्रेट्स लगाए जाएंगे, क्योंकि 15 साल से ये बैरोक्रेट्स आपके पैदा करता है। 100% सिंध के बैरोक्रेट्स का ताल्लुक आपकी सियासी जमात और आपकी लिसानी इकाई से। सो बेसिकली इन अ नटशेल, मुल्क के दूसरे बड़े सूबे सिंध की जामियात में 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही। हज़ारों तलबा और तालबात फारग बैठे हैं और उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा है। लेकिन हमें लग रहा है कि हम ही को फिक्र है, क्योंकि अफसोस से कहना पड़ेगा कि तलबा भी खामोश तमाशाई जो हैं वो बने हैं। ये इंतहाई तशवीश की बात है और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे नौजवान अपनी तालीम के बारे में कितने हसास हैं, या फिर वो ये फील करते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते अबाउट इट, ये तो बड़ों की लड़ाई है, या फिर वो खुश हैं कि नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। तो बात इसी तरह स्टार्ट हुई ना कि देर ओके विद इट, वो बैठे हुए हैं, जब खुलेंगे तो चले अच्छा जाएंगे। ये एग्जैक्टली मामला ज़ाहिर है चल तो पुराना रहा है, लेकिन क्या इसके तस्वीर के लिए कोई कोशिश हो रही है? नहीं हो रही है। राना जावेद हमारे साथी हैं, एजुकेशन के मामला देखते हैं, उनसे मालूम करते हैं। बहुत शुक्रिया राना जावेद। बताइएगा कब ये एग्जैक्टली मामला कब से शुरू हुआ, उसके बाद किस किस स्टेज पर पहुंचा और अभी क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। वैसे तो असातिज़ा एहतजाज पर हैं, लेकिन आप ये ब्लैक रिबन देख रहे होंगे कि आज सहाफ़ी भी जो है वो योम एहतजाज बना रहे हैं, योम स्याह बना रहे हैं, और वो जो पीका तरमीमी बिल है उसके ख़िलाफ़ योम स्याह मना रहे हैं।
हम कराची प्रेस क्लब पर भी इसे परचम लहराया गया है। तमाम सहाफ़ी आज ब्लैक रिबन्स बांध के एहतजाज कर रहे हैं, जबकि सिंध में भी सहाफ़ी जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो हम इस बिल के ख़िलाफ़ यौम से आज मना रहे हैं। दूसरा जो आपने बात की असातिज़ा के एहतजाज की, तो सिंध हुकूमत ने एक बिल पेश किया मुजवज़ तौर पर कि हम यूनिवर्सिटीज़ में अब वाइस चांसलर्स के लिए प्रोफेसर्स के अलावा ब्यूरोक्रेट्स को और दीगर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वाइस चांसलर बनाने जा रहे हैं। इस बिल पर असातिज़ा ने एहतजाज शुरू कर दिया है और असातिज़ा का ये कहना है कि ये बिल इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ऐसा शख्स जिसको रिसर्च और तहकीक के बारे में मालूमात ही ना हो, वो किस तरह एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। जब मुल्क दुनिया भर में वो मुख्तलिफ वफूद आते हैं या वो यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करने वो जाएंगे, जिस शख्स को रिसर्च का ही नहीं पता, जबकि अब यूनिवर्सिटीज़ का बेसिक जो काम है वो रिसर्च करना है, तहकीक करना है, और यूनिवर्सिटीज़ की जो रेटिंग बनती है वो रिसर्च से बनती है। जब यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई शख्स आ जाएगा जिसने सिंपल MA किया हो, तो वो किस तरह यूनिवर्सिटी को इंतज़ामी तौर पर और रिसर्च के मामले में बेहतर कर सकता है। जबकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने भी सुना, उनका ये कहना है कि वो यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी के लिए ये करना चाहते हैं। जबकि CM ने भी एक स्पीच के दौरान कहा कि उन्होंने जो वाइस चांसलर्स लगाए और जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में चेयरमैन लगाए, उन पर मुख्तलिफ एलिगेशंस थे, करप्शन थी, हरेसमेंट्स के इल्ज़ाम थे। तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इंतज़ामी मामला बेहतर करने के लिए किसी इंतज़ामी शख्स को वाइस चांसलर लगाया जाए, और साथ में उन्होंने ये भी बरकरार रखा कि प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जो माहिरीन तालीम है उनका ये कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स को इन सब जो इल्ज़ामात CM की जानिब से लगाए गए हैं उनकी आड़ में लगाना कोई ख़ास जवाब नहीं है, क्योंकि क्या ब्यूरोक्रेट्स पर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगते? क्या सिंध हुकूमत के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ एंटी करप्शन और दीगर महकमे NAB वगैरह इंक्वायरियाँ नहीं कर रही? क्या वहाँ करप्शन नहीं होती? क्या वहाँ माली और दीगर बद इंतज़ामी नहीं है? तो उसको बुनियाद बनाकर कैसे आप जामियात में वाइस चांसलर्स को के अहदे के लिए MA कर? पहले तो इस बिल में यह था कि PhD हो, लेकिन कुछ दिन पहले जब बिल असम्बली में पेश हुआ और वहाँ से कायमा कमेटी को भेजा गया, तो कायमा कमेटी में PhD को भी ख़त्म करके सिर्फ MA को कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी शख्स जिसने MA किया हो रेलिवेंट फील्ड, यानी कि अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर लगना चाहता है तो उसने इंजीनियरिंग अगर मास्टर्स किया हुआ है, जनरल यूनिवर्सिटी में अगर किसी ने आर्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है, मेडिकल में अगर सिंपल मास्टर्स है, तो वो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लग सकता है। 6 जनवरी से 1 महीने से एहतजाज जारी है। लेकिन हम तो ज़्यादा मोस्ट कंसर्न स्टूडेंट्स के लिए हैं, मतलब तलबा का क्या रोल है इस चीज़ में? वो बेचारे तो बैठे हुए हैं या फिर वो भी कुछ एहतजाज कर रहे हैं, उनका क्या रोल है? अभी क्या कर रहे हैं? और तालीमी निज़ाम क्या मतलब ठप है? क्लासें होती मतलब क्लासेस हो रही हैं नहीं हो रही? नहीं, 1 महीने से एहतजाज जारी है और 6 जनवरी से जो है वो बिल्कुल तदरीसी अमल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बंद है। इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में अमूमन अगर क्लासेस हो रही होती हैं तो रश होता है, बच्चे तलबा और तालिबात मौजूद होते हैं। लेकिन अब सबको पता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से क्लासेस नहीं हो रही, तो सन्नाटा कराची यूनिवर्सिटी में। और ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का हाल नहीं है, ये सिंध की तमाम सरकारी जामियात का हाल है कि वहाँ यही है कि तदरीसी अमल मुअत्तल है। और ये वो टाइम है कि जब नए स्टूडेंट जो आते हैं उनको आए हुए 1 महीना ही हुआ है अभी यूनिवर्सिटी में, और 1 महीने बाद वो देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में तो एहतजाज चल रहा है और उनकी तालीमी अमल जो है मुतासिर हो रहा है। और जब ये 1 महीना क्लासेस नहीं होंगी, उसके बाद जब बच्चे पेपर्स देने जाएंगे तो वो जो 1 महीना उन्होंने शुरू में नहीं पढ़ा है और एक सिलेबस का एक मुकर्रर सिलेबस जो उन्होंने पेपर देना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये सूरत हाल है कि तमाम जामियात में बच्चे आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है परेशान है वो, लेकिन असातिज़ा का ये कहना है कि हम तलबा के मुस्तकबिल के लिए ही कर रहे हैं। ये इस मामले का हल कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है? मतलब कोई कमेटी बनी हो, कोई मीटिंग हुई हो और इसको जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही हो, कोई यूनियन, कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जिसकी वजीर आला से मुलाकात हुई हो? बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस पर जब लास्ट रजील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने भी उनसे पूछा था कि क्या आप असातिज़ा को, जो कि स्टेक होल्डर हैं, कुछ भी कहें वो जामियात के प्रोफेसर्स हैं, क्या आप स्टेक होल्डर से रब्ता कर रहे हैं? क्या उनकी मुशावरत से बिल नहीं बनाना चाहिए था? क्योंकि एक बात और मैं बता दूँ अब्दुल्ला कि जब 2008 में यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स गवर्नर सिंध से लेकर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तब्दील की गई, CM हाउस को बना दिया गया, तो उसके बाद से आप देखें कि किसी भी यूनिवर्सिटी में बर वक्त वाइस चांसलर्स अपॉइंटमेंट नहीं हो सके, डायरेक्टर फाइनेंस नहीं लग सके, किसी भी बोर्ड्स में चेयरमैन बर वक्त नहीं लग सके। आज भी 15 साल गुजरने के बावजूद किसी भी बोर्ड में सिंध के ना कंट्रोलर है, ना सेक्रेटरी है, ना ऑडिट अफसर हैं। 15 साल में सिंध हुकूमत जो एक्ट तब्दील किया बोर्ड्स का और यूनिवर्सिटीज़ का, उसके बावजूद नहीं लगा सकी। तो फिर माहिरीन तालीम को एक तशवीश ये भी है कि आपने पहले जो इख्तियारात लिए आप उन पर ही पूरा नहीं हो सके, तो एक और नया पंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया और असातिज़ा को मिलाए बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर आप करने जा रहे हैं। लेकिन जब असातिज़ा से कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई नहीं बुलाया गया, हमने अलबत्ता कोशिश की है। सारे में हो ये रहा है कि तदरीसी अमल, तालीमी निज़ाम पूरा बंद हुआ है, मतलब ये सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात है। और ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। और नया एकेडमिक ईयर जो शुरू हो रहा है, नए बच्चों का, उनका क्या होगा?
मतलब उनका क्या होगा। और सिर्फ ये KU की बात नहीं हो रही, हम पूरे सिंध की यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। जी राना जावेद। बिल्कुल, मैं अगर आप कैमरामैन साजिद से कहूँ, ये बच्चे आपको साजिद जाते हुए दिखाएं कि ये बच्चे देखें यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, बहुत कम आए हुए हैं और ये क्लासेस में होने के बावजूद कॉरिडोर्स में घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है क्लासेस नहीं हो रही हैं, बस आते हैं यूनिवर्सिटी में कुछ बहुत कम तादाद आ रही है, वो आते हैं और बच्चों को नुकसान हो रहा है, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो बच्चे बस आते हैं, दिन भर घूम फिर के चले जाते हैं। जब असातिज़ा से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल हमें इन बच्चों का एहसास है और अब जब हम ये तालीमी तदरीसी अमल बहाल हो जाएगा तो हम इनको सारा जो सिलेबस मिस हुआ है वो रिकवर कराएंगे। लेकिन ये जो बात कह दी कि पूरा महीना जो है वो ज़ाया हो रहा है और ये पूरा सिलेबस कवर होगा, ये बहुत ही अनलाइकली किस्म की बात है। बच्चों को खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिनके कोई फाइनल थीसिस वगैरह हो रहे हो, जिनका बड़ा एक क्रंच टाइम है, उसके बाद उन्होंने आगे और एडमिशंस वगैरह लेने हैं, उनका क्या होगा? वो भी फंसे हुए हैं, बिल्कुल स्टिल कोई काम नहीं हो रहा। निज़ाम है, जाहिर है जो बिल्कुल जी बिल्कुल, असल में जो तदरीसी अमल है वो क्लासेस तक है, जो रिसर्च वगैरह का काम है वो तो बैक साइड पे चलता रहता है, लेकिन मेजर जो है तदरीसी अमल है। मतलब फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर्स तक के बच्चों की क्लासें, ना सिर्फ मास्टर्स बल्कि एमफिल और PhD के जो कोर्स वर्क की क्लासेस होती हैं वो सब इस वक्त मुअत्तल हैं और पूरे सिंध में मुअत्तल हैं। और काफ़ी टाइम हो गया हुकूमत सिंध को बिल पास करना, CM कह चुके हैं कैटेगोरिकली कि हम ये बिल पास करेंगे कुछ भी हो जाए, और ये हम बेहतर समझते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, कर लें, लेकिन असातिज़ा का ये नुमाइंदा कम से कम आप प्रोफेसर्स के साथ बैठ के उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो सुने, हो सकता है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ और आपको समझ में आ जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से टीचर्स को मुशावरत के लिए नहीं। राना जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कंसेंसस अगर डेवलप हो जाए, कोई भी तरमीम हो, कोई भी बिल हो, जैसे कि सहाफ़ी आपको पता है आज पीका बिल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, यौम सियाह मना रहे हैं, और उसका भी मुद्दा यही है कि देयर हैज़ बीन नो कंसेंसस। अच्छा, बाय द वे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी हम ज़रा डिटेल आपको बता दें कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने ब्लैक आर्म बैंड्स जो हैं, अभी राना जावेद को भी आपने देखा था, उन्होंने वो पहने हुए हैं, जो कि पीका कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो आज मुल्क भर में पीका कानून में हालिया तरामीम के ख़िलाफ़ ब्लैक डे ऑब्ज़र्व कर रही है, और ये काला कानून हम सब के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए, जिसके ज़रिए हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर हमले करेगी और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए ये भरपूर एहतजाज हो रहा है। एवरीबडी विल बी वेयरिंग ब्लैक आर्म बैंड्स। प्रेस क्लब जो है मुल्क के, उनमें स्याह परचम लहराए गए हैं। इस बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी जियो न्यूज़ और दीगर न्यूज़ चैनल्स पे भी। अमेरिका में फौजी हेलीकॉप्टर टकराने से तबाह मुसाफिर तैयारे में 67 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मरने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल हैं। असरा हुसैन उनका नाम है। असरा हुसैन का ताल्लुक मिज़ूरी से था और हादसे में 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया था कि तैयारा जो है वो रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। ये वीडियो आपने काफ़ी देखी होगी। उनके हस्बैंड इंतज़ार भी कर रहे थे एयरपोर्ट पे उनका, और तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया है। 40 से ज़ायद लाशें दरियाए टॉमिक से के सर्द पानी से बरामद की गई हैं। दीगर की तलाश जारी है। वाक़े को 20 साल में अमरीका का बदतरीन फ़ज़ाई हादसा करार दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात से बात भी सामने आई है कि रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ की कमी थी। वो काम जिसके लिए 2 कंट्रोलर होते हैं, उसे 1 कंट्रोलर सर अंजाम देने पर मजबूर था। ये भी कि मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे हिदायत दी गई थी कि वो रनवे तब्दील कर ले। पायलटों ने बात मान ली थी, जिस पर कंट्रोलर ने क्लियरेंस जारी की तो तैयारे की समत छोटे रनवे की जानिब कर दी गई थी। लेकिन इस हिदायत पर एयर कंट्रोलर को हेलीकॉप्टर के पायलट की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला था और चंद ही सेकंड गुजरे थे कि हेलीकॉप्टर अमेरिकन एयरलाइन के इस तैयारे से टकरा गया। ये भी वाज़ेह हुआ है कि रनवे से 2400 फुट की दूरी पर मुसाफिर तैयारे के रेडियो ट्रांसपॉन्डर ने सिग्नल भेजना बंद कर दिए थे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फ़ज़ाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया है। ट्रंप ने वाइट हाउस में खिताब में बगैर सबूत फराहम किए दावा किया है कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियाँ इस हादसे की वजह हो सकती है। बेसिकली जिम्मेदारी उन्होंने उन पे आयद कर दी है। और ये भी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने इलॉन मस्क के साथ इख्तलाफात के बायस ट्रंप की हल्फबर्दारी से पहले ही इस्तीफ़ा भी दे दिया था और हादसे के वक्त FAA में
सरबराह और नायब सरबराह समेत 8 अहम असामियाँ खाली थीं। तो बेसिकली इनकी इंटरनल भी मैनेजमेंट की काफ़ी टेंशन्स हो रही थी, स्टाफ भी कम था, और कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आप सुन सकते हैं। बिल्कुल लास्ट मिनट में वॉर्न भी किया जा रहा है हेलीकॉप्टर पायलट से, जो था बीच में क्रू, उनसे कहा जा रहा है कि क्या तुम लोगों को तैयारा जो है वो नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी मोमेंट्स बिफोर जब ये दोनों तैयारे जो हैं टकराए हैं। इंतज़ामी उमूर में जब इस तरह सियासत होती है और फिर आसामियाँ खाली पड़ी हैं एंड ऑल दैट, तो फिर ये अलमिया भी जन्म ले सकता है। That's right. सबा शाह खान हमारे साथ हैं, सहाफ़ी वॉइस ऑफ अमेरिका हैं, वो DC से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबा, बताइएगा क्या डिटेल्स सामने आई हैं? हमें पता है कि रिकॉर्डर्स तो मिल गए हैं जहाज़ से, ख़ास तौर पे पोटोमेक रिवर के नीचे से, लेकिन डिटेल्स कब आएंगी कि एक्चुअली What happened? किसकी गलती थी? ये मिसकम्युनिकेशन कैसे हो गई? इस इंतहाई अफसोसनाक क्रैश जिसमें कोई जिंदा नहीं बचा, इसकी तहकीकात और रिकवरी का काम जारी है। यहाँ DC के एनाकोस्टिया दरिया के किनारे कल एक टेम्पररी मोर्ग बनाया गया था, जहाँ रिकवर की गई बॉडीज़ और आज़ा लाए गए हैं। ऑफिशियल्स ने बताया है कि लवाहिकीन को सपोर्ट फराहम की जा रही है। मरने वालों में US फिगर स्केटिंग टीम के मेंबर्स भी शामिल हैं। अब अगर हम बात करें तहकीकात की, तो US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के तर्जुमान ने बताया है कि ब्लैक बॉक्स अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। वो फ़्लाइट के आखिरी लम्हात के बारे में अहम डेटा फराहम करेंगे। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में डेटा रिकॉर्डर्स भी हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जहाज़ बनाने वाली कंपनी बॉम्बार्डियर, US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एयरलाइंस और दीगर फरीकों के साथ तहकीकात को ऑर्गेनाइज कर रहा है। US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग्स की टेप भी हासिल कर रहा है। तहकीकात के हिस्से के तौर पर कंट्रोलर्स और दीगर अफराद के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे और तैयारे और आर्मी हेलीकॉप्टर की तरबियत के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी की जाएगी। तहकीकात की इब्तदाई रिपोर्ट 30 दिनों में जारी की जाएगी और हतमी रिपोर्ट 18 से 12 माह के अंदर मुतवक्को है। सदर ट्रंप ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग में इस अलमनाक हादसे की वजूहात के बारे में कहा था कि हम पता चला लेंगे कि ये तबाही कैसे हुई और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। व्हाट अ डिजास्टर। बहुत शुक्रिया सबा शाह खान फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। तो 2 रिकॉर्डर्स होते हैं, एक ब्लैक बॉक्स होता है, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। ब्लैक बॉक्स मिल गया? नहीं, ब्लैक बॉक्स वो कह रही थी कि नहीं मिला, और हम खबरों वगैरह में वैसे भी देखते रहते हैं। खैर एनीवे, बात ये है कि जिनकी जाने जानी थी वो तो गई, बट ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी फाउंड आउट कि एक्चुअली व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, और उस वक्त कॉकपिट में क्या बात हो रही थी, और लगता है पता चल ही जाएगा। अच्छा जी, डू वी हैव टाइम? एक सर्वे के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। 32% पाकिस्तानियों में परफ्यूम का इस्तेमाल आम है। यू आर पार्ट ऑफ द 32%? गुड। और बाकायदगी से खुशबू लगाने का बताया जा रहा है। 68% ने कभी कभार इस्तेमाल करने का कहा है। भाई क्यों? और ये गैलप पाकिस्तान का बाय द वे सर्वे है। परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवानों और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों में ज़्यादा है। FA या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करने का कहा है। कम तालीम याफ्ता अफराद में 28% ने रोज़ाना, 72% ने शाज़ो नादिर इतर या परफ्यूम लगाने का कहा है। 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम का इस्तेमाल करने का बताया है। गुंजाइश है अभी भी इसमें बढ़ने की। ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। वो कभी कभार हम बहुत सी चीज़ें करते हैं ना, हम कहते हैं स्लो न्यूज़ डे चल रहा है, तो ये गैलप सर्वे भी उन्होंने कहा कि आओ चलो आओ इस पे सर्वे करें कि परफ्यूम कौन लगा रहा है और कौन नहीं लगा रहा। बट इंटरेस्टिंग एक इंसाइट जो है वो मिली है। परफ्यूम ज़रूर लगाया करें। हाँ। अपने लिए तो अच्छा ही है, लेकिन इर्द गिर्द जो आपके इर्द गिर्द जो होते हैं ना आपके लोग, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप परफ्यूम लगाएं। हाँ। तो इतर लगा लें, मतलब कोई खुशबू लगा लें, बॉडी स्प्रे, कोई सफाई सुथराई भी साथ रखें। टैल्कम पाउडर से भी अच्छी खुशबू आ जाती है, तो दैट इज गुड एज वेल। परफ्यूम नहीं लगा रहे, बॉडी स्प्रे तो सस्ते से होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं और उसको ज़्यादा भर भर के भी आप लगा सकते हैं। सो डू दैट। ब्रेक के बाद इसको हमें देना चाहिए था टू whom it may concern डिस्क्लेमर। भाई क्या बना मुज़ाकरात का? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान नाकाम मुज़ाकरात की धूल अभी
ठीक तरह से बैठी नहीं थी कि वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को दोबारा बातचीत की पेशकश कर दी है। ये भी कहा है कि हुकूमत पार्लिमानी कमीशन बनाने पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने इस पेशकश के दौरान बिटवीन द लाइन्स सियासी मुखालफिन को उनका माजी भी याद दिलाया और मशवरा दिया कि बेहतर है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं, वरना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए। उन्होंने हम कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। हमारे मेंबर्स ने उनको कहा कि भाई आपने लिखकर हमें डिमांड दी हैं, हम भी आपको लिखकर जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप तशरीफ़ लाएं और उसमें हम आपको बाकायदा आपसे बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि अपने गरेबान में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफ़र की, हमने उसको कबूल कर लिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सद के दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये थी वज़ीर आज़म की बात और तहरीक इंसाफ का इस पर फौरी रद्द-ए-अमल आया और वही आया जिसकी तवक्को की जा सकती थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की गुफ्तगू को गैर मुताल्लिका करार दिया और उनका कहना था कि ऐसी किसी ऑफ़र पर गौर नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने GO न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म की पेशकश पर साफ कहा कि अब बहुत देर हो चुकी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सिद्ध के दिल के साथ तैयार हूँ, डायलॉग आगे बढ़े, वो आपको दोबारा दावत दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का ये ऑफ़र टोटली रिजेक्टेड। और दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ जो अभी बात कर रहा था, लगता है कि स्क्रिप्ट उसको ज़रा डिस्पैच राइडर के ज़रिए लेट पहुंची, बहुत देर कर दी। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अब आप एक सियासी इत्तेहाद बना के हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात है, हमने शुरू भी किया था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमारे जगज़ई साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी सरबराही में हम लोग इंशाअल्लाह ताला यही करने जा रहे हैं और मुख्तलिफ पार्टियों के साथ हम लोग बहुत एक्टिवली हम लोग ये इसको आगे लेके जा रहे हैं। वैसे आज 31 जनवरी है, शुरू में आपको याद नहीं है 31 जनवरी की डेडलाइन थी, वो आज है जो, और 4 दिन पहले से बातचीत बहुत देर हो चुकी है, मतलब कल ही देर हो चुकी थी, हर लम्हे देर हो चुकी है। टाइम लिमिट, हमें तब भी ये लग रहा था कि अभी तो टाइम पूरा हुआ नहीं है। तहरीक इंसाफ के हालिया लॉन्ग मार्च हो या एहतजाजी जलसे जुलूस, अब तक तो मर्जी के नताइज नहीं मिल सके, बल्कि सियासी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है। इसके लिए कि तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हल्का एहतजाज इसकी एहतजाजी सियासत को ही कामयाब समझता है। दूसरी तरफ हुकूमत को यकीन है कि मौजूदा निज़ाम इसके साथ मौजूद है, खड़ा है, शाना बशाना। मौशी आशारियों में कुछ बेहतरी आ रही है, कानून साजी से इक़्तिदार पर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई है और ऐसे हालात में अव्वल तो मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू होना मुश्किल ही है, और अगर हो भी जाएँ तो लगता नहीं है कि फ़रीक़ैन एक दूसरे को कुछ दे सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि दोनों समझ लें कि सियासी कमज़ोरियाँ सब में रही हैं, आखिरकार बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है, निकलना चाहिए भी। इसी पे बात करते हैं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फैसल चौधरी साहब, आप उन लोगों में शामिल थे जो समझते थे कि मुज़ाकरा से कुछ ना कुछ मुस्बत तो निकलेगा, और अब एक दफ़ा फिर सिलसिला वहीं से जोड़ने की ऑफ़र भी हुई है, वज़ीर आज़म ने खुद की है। आप समझते हैं कि पार्टी को इसे हाथ के हाथ रद्द कर देना चाहिए या सोच समझकर जवाब देने का मार्जिन डेफिनेटली होना चाहिए? व्हाट वुड योर ओपिनियन बी? गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया अपने शो के ऊपर। देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से
आई है ऑफ़र वो पार्लिमानी कमीशन की है। हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन का है, अदालती कमीशन का है। और हम स्पेसिफिकली सिर्फ 2 इंसिडेंट्स जो 9 मई और 26 नवंबर का इंसिडेंट है, इस पे कमीशन चाहते हैं। पीडीएम की हुकूमत 2022 से थी, अगर वो कुछ इस किस्म के मामलात को चाहते तो वो इसको प्रोब कर सकते थे, लेकिन इस वक्त डाइवर्जन के लिए उन्होंने ये एक बहाना किया है। 2014 का धरना हो या 18 का इलेक्शन हो, तो दे हैड एम्पल टाइम, तो ये डिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने एक इत्माम हुज्जत किया है। मैं समझता हूँ कि इतनी जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, इवन कल भी जो है हमारे जो सियासी लोग गए हैं उनसे मुलाकात नहीं कराई जा सकी इमरान खान की, तो इस कदर जो बेख्तियार हुकूमत है, पार्लियामेंट है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो हमें एक सिर्फ दिखावे के लिए कोई जुडिशल कमीशन या नई कमीशन नहीं चाहिए है। हम चाहते हैं कि एक सब्सटैंशियल प्रोब हो और जो लोग हमारे शहीद हुए हैं वो उनकी मौत के ज़िम्मेदारान को सज़ा मिले, जिन्होंने ज़ख्मी किए हैं उनकी ज़िम्मेदारान को सज़ा मिले, और उसके लिए चाहे फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल तक जाना पड़े वो भी हो, और आइन और कानून के मुताबिक ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स हों, और हमें अपने शहीदों का जो खून है उसके लिए इंसाफ चाहिए। तो हमारी डिमांड जो है वो बराए सियासत नहीं थी, हमारी डिमांड जो है वो हमारी एक जेन्युइन आइनी और कानूनी मुतालबा। अच्छा, आप बहैसियत माहिर कानून क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ जिन 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन चाहती है, एक वाक़े पर सवाल यह है कि गोली क्यों चलाई, दूसरे पे यह है कि क्यों नहीं चलाई, क्यों नहीं रोका। अब एक माहिर कानून की हैसियत से आप समझते हैं कि इन बातों की तफ्तीश पार्लिमानी कमेटी नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, पार्लिमानी कमेटी के पास ना तो वसाइल हैं, ना पार्लिमानी कमेटी के पास कोई इस किस्म की स्पेशलिटीज़ हैं कि वो कर सकें। इसलिए हमने कहा है कि इम्पार्शल जो जुडिशल कमीशन जो कि सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर हो, वही इसकी प्रोब कर सकते हैं, क्योंकि ये जुडिशल मामला है और जो जजेस इन में बैठे उनको इन मामलात का ज़्यादा बखूबी इल्म होता है। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास कराएगी, जिस तरह से पंजाब असम्बली में पुलिस को घुस गई, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया, तो कोई खातिर खा पार्लियामेंट अपना असर्ट नहीं कर सकी। और ये पार्लियामेंट जो है ये बिल्कुल एक किसी के कंधे के ऊपर चढ़ के आई हुई है, तो ये एक न्यूट्रल अंपायर्स नहीं चाहते हैं, और ये इनको एक इनकन्वीनियंट ट्रूथ सामने आने का खदशा है। यानी इनके हाथ रंगे हुए हैं खून से, और इनके हाथ रंगे हुए हैं जुर्म से, ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज़ सामने आए, इसलिए हुकूमत जो है मुसलसल जुडिशल कमीशन से कतरा रही है। अच्छा, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो फिर रास्ता एहतजाज का ही रह जाता है, और वो तहरीक इंसाफ पहले भी करती रही है। आपकी खान साहब से मुलाकात होती रहती है, क्या जो पहले एहतजाज हुए हैं वो उनकी हिकमत अमली और नताइज से मुतमईन रहे हैं? क्योंकि ये हमें समझ नहीं आई कि क्या वो खुश होते हैं या उनको लगता है कि जो मकसद था जो गेन करना था आउट ऑफ इट तो वो हो जाता है। कभी कोई शिकवा शिकायत भी किया उन्होंने? देखिए, मुज़ाकरात का अमल जो है हमने हुकूमत से मुअत्तल किया है। हुकूमत एक फ्रीक है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। हम अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में हैं, हम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में जो है उनके साथ राब्ते में हैं। हमारी जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की एक एफर्ट है वो जारी है, और हम मुख्तलिफ लोगों के पास जाके उनको अपने एजेंडा के ऊपर रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो हम 3 निकाते एजेंडे के ऊपर कायल कर रहे हैं। लोग हम कायल हो रहे हैं, और इंडिविजुअल शख्सियात हों या पार्टीज़ हों जो अपोजिशन में मौजूद हैं, जो हमारे एजेंडा के करीब तरीन आती हैं। हम एक नेशनल एजेंडा लेके आए हैं, तो हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। हाँ, हुकूमत जो है जो पार्लियामेंट में बैठी हुई इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं, उनसे हमने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। उनकी तरफ से मुज़ाकराती अमल, मुज़ाकराती कमेटियों के ऊपर भी जो है वो एक हमला किया गया। अहमद रज़ा के घर के ऊपर छापा मार के साहबजादा साहब के घर पे चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। एहतजाज बिल्कुल ऑप्शन है। एहतजाज कैसे होगा? हो सकता है पीटीआई एहतजाज में अकेली ना हो। आपको नज़र आएगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें और डिफरेंट सेगमेंट्स जो वॉक्स ऑफ द लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं
वो लॉयर्स हैं, मज़दूर हैं, उस्ताद हैं, हम सबको साथ लेके आएंगे और अगला जो एहतजाज या अगला जो लाएमल होगा, ये मरहला होगा, वो सलाह मशवरा के साथ, बाहम सलाह मशवरा के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ और उनके साथ बात करके तो सामने लाया जाएगा। सिर्फ एहतजाज नहीं, ये इस बार आप देखेंगे कि काफ़ी इफेक्टिव एहतजाज होगा जिसमें पूरा पाकिस्तान शामिल होगा। लेकिन हाउ डज खान साहब फील अबाउट इट, वो आपने खैर जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये बताइएगा, ये तासुर भी कायम हो रहा है बाय द वे फैसल साहब कि तहरीक इंसाफ एहतजाज वगैरह के लिए, आपको पता है ना, वो चीनी सदर के दौरे से बात शुरू हुई, फिर SCO और अब चैम्पियंस ट्रॉफी की भी बात हो रही है। उन्हीं दिनों का इंतखाब क्या आप लोग करने वाले हैं? क्या ऐसी कोई डिस्कशन है पार्टी में? देखिए, ये तो अलग बातें हैं ना कि फ़लाँ दिन पे पाकिस्तान एक मुल्क है, यहाँ पे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। क्या दुनिया में जो है वो एहतजाज होते हैं तो क्या इवेंट्स रोक दिए जाते हैं? ये एक बचगाना एक बात है। ये तो आप समझें कि एक तरीक़ेकार है राइट ऑफ जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए, और इसी तरह से पुरअमन आज जब होते हैं तो उनको होने दिया जाए। क्यों एक एहतजाज से लर्ज़ा बरामदम हो जाती है हुकूमत कि एक एहतजाज की कॉल जो कि जमहूरी हक़ है पाकिस्तान के हर शहरी का, और वो उसको जो है वो इजाज़त नहीं देते, बल्कि नहत्ते और अनप्रोवोक्ड जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन पर स्नाइपर्स भी फायर किए जाते हैं और गोलियां भी मारी जाती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, वैसे तो मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब किसी वजह से हुकूमती टीम ने ऐलान किया था आखिरी दिन के 31 जनवरी ही आखिरी दिन होगा। अब आज वो दिन आ गया है, वज़ीर आज़म की ऑफ़र भी आ गई है, तो रात 12 बजे तक तहरीक इंसाफ का इंतज़ार करेंगे आज आप लोग? नहीं, देखिए, इसमें इंतज़ार वाली बात नहीं है। एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है या गवर्नमेंट है या निज़ाम है, तो उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार का आपस में डायलॉग करना, मामलात को डिस्कस करना, ये एक बुनियादी शर्त है। वरना तो फिर आमरीत और बादशाहत में क्या फ़र्क रह जाता है। 4 साल PTI की हुकूमत थी, ये हमें गालियाँ भी देते थे, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात भी बनाते थे, हम भी इनकी बातों का जवाब देते थे, लेकिन हमेशा डायलॉग करने को, बैठने को हमेशा तैयार रहते थे। और उस वक्त भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार इनको ऑफ़र्स की कि आएँ, बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। बाज़ वो बुनियादी चीज़ें हैं जो रियासत की जो है वो बेहतरी के लिए, उनके ऊपर आएँ, बैठ के इत्तफ़ाक़ करें, कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाएं। तो उसी तरह से हम अब भी तैयार हैं। वो कल रात 12 बजे तक जो है वो आ जाते, या आज 12 बजे तक वो आ जाएं या इसके बाद आएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऑफ़र की है, ये ऑफ़र जो है ये फॉर ऑल टाइम्स है। जब भी वो हमारे साथ बैठ के इस मुल्क के मुफाद में, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहें, हम उनके लिए तैयार हैं बात करने के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि मसाइल जो हैं वो टेबल पे ही हल होते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई तरीका नहीं है। ओके, टेबल पे ही हल होते हैं, लेकिन वो हल होते वैसे नज़र नहीं आ रहे। राना साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल ये भी है कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की ही क्यों? किस तरह का प्रेशर या ख़तरा देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई प्रेशर वाली बात या ख़तरे वाली बात नहीं है। एक डेमोक्रेटिक रवैये का नाम है। यानी जिस वक्त हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त हमें कौन सा ख़तरा था, जब उस वक्त भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज़ अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कहा था कि आएँ, बैठें, इस मुल्क के बुनियादी जो मसाइल हैं उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें, उनके ऊपर एक मौक़िफ़ जो है वो उसे अपनाएं, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। तो ये एक जमहूरी रवैया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने हमेशा इस रवैये का जो है वो मुज़ाहरा किया है और हमेशा मसाइल को बैठ के टेबल पे हल करने की बात की। साहब, अब हुकूमत बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म की जानिब से एक पार्लिमानी कमीशन ऑफ़र किया गया है। तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात आपके सामने रखे थे, अब उनकी तफ्तीश ये पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी कमीशन कैसे करेगा? इज़ दैट इवन पॉसिबल?
देखें, ये तफ्तीश नहीं होती, कोई इंक्वायरी कमीशन तफ्तीश नहीं कर सकता। FIR जब दर्ज होती तो उसकी तफ्तीश जो है वो पुलिस ने ही करनी होती है, या जो भी अदारा FIA है या कोई और एजेंसी है, ये फैक्ट फाइंडिंग होती है। इंक्वायरी कमीशन जो करेगा वो भी फैक्ट फाइंडिंग करेगा, और वो किसी अदालत के ऊपर जो है वो बाइंडिंग नहीं होती। तो फैक्ट फाइंडिंग जो है वो एक पार्लियामानी कमीशन जो है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो ज़्यादा बेहतर फैक्ट फाइंडिंग जो है वो कर सकते हैं। और ये कोई हमारा आर्गूमेंट नहीं है, ये आर्गूमेंट भी PTI का, इमरान खान साहब का है। जब 18 के बाद हमें उस वक्त गिला था कि हमारे साथ धांधली हुई है और तकरीबन 35-40 सीटें हमारी जो हैं वो आपने जो है वो RTS बैठा के, तो रिज़ल्ट जो है वो आपने उल्ट दिए हैं और अपनी गवर्नमेंट बना ली है। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ही ऑफ़र किया था कि जी देखें, आए पार्लियामानी कमीशन कमेटी जो है वो बनाते हैं, तो आप बैठ के इलेक्शन रूल्स को भी, लॉ को भी जो है वो बेहतर करें, ताकि आइंदा जो है वो धांधली ना हो सके, और जो हुई है उसके मुतल्लिक भी जो है वो वेरिफिकेशन हो जाए। उसका फिर उसके सरबराह थे परवेज़ खटक साहब, उसका एक अजलास हुआ, मैं भी उसका मेंबर था। उसके बाद उसका 4 साल इजलास नहीं हुआ, और जब कभी भी हम परवेज़ खटक साहब को कहते कि जनाब इजलास तो बुलाएं, वो कहते कि जी मुझे खान साहब इजाज़त देंगे तो मैं इजलास बुला सकता हूँ, वो मुझे इजलास बुलाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो हमने उसी बुनियाद पे कि भई आपका ये अपना मौक़िफ़ है, तो अगर आप फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं इन वाक़यात की, तो बड़ा बेहतर तरीका है कि एक पार्लियामानी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। तो ये हमारी तरफ से ऑफ़र थी। उनका मुतालबा जुडिशल कमीशन का था, अगर वो 28 तारीख को आते, बैठते या अब भी बैठें, तो इसके ऊपर बात हो सकती है। हम उन्हें अपनी बात पे कायल कर सकते हैं, अगर वो हमें अपनी बात पे कायल कर लें तो उनकी बात भी मानी जा सकती है। लेकिन ये मुज़ाकरात से राह फ़रार इख्तियार करना, पहले भी 14 से लेके 24 तक उन्होंने राह फ़रार ही इख्तियार किया है, और अब जब आगे बैठे हैं तो 10 साल बाद अगर बैठे हैं तो 10 दिन में जो है वो मुज़ाकरा से भाग गए। अब ये ठीक कह रहे हैं कि ज़रा जल्दी लिपट गई मुज़ाकरात, खासतौर पे वो दिन तो अभी रहते थे बेसात, लेकिन मतलब उनको ये रिजर्वेशंस थे, उनको खान साहब इजाज़त नहीं देते थे, उन्हें भी ये लगता होगा शायद आपको भी ना इजाज़त मिले। अच्छा राना साहब, फाइनली एक और सवाल, और वैसे तो ऑब्वियसली ये तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर वो जारहाना सियासत की खातिर वज़ीर आला KP को तब्दील कर दें तो हुकूमत इस पर ज़्यादा मुतमईन होगी, या गंडापुर साहब के साथ अच्छा चल रहा है गुजारा? हाँ, ज़्यादा अच्छा चल रहा था बेसिकली। नहीं, गुजारा तो गंडापुर साहब के साथ भी ठीक ही चल रहा है, और अगर कोई और आएगा तो उसके साथ भी ठीक ही चलेगा, क्योंकि जिस किस्म की उन्होंने सियासत अपनाई हुई है, तो उससे बस यही कुछ ही हो सकता है कि बड़कें लगा ली और इधर उधर की जो है वो बातें कर ली। उसके बाद फिर जिस तरह के वाक़यात इन्होंने पिछले 1 साल में किए हैं, कि कभी कोई जलसा कर लिया, कभी जो है वो सड़क पे रैली कर ली, या जिस तरह से इस्लामाबाद के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की थी, तो इन चीज़ों से इनको नुकसान हुआ है, पॉलिटिकली भी और इंतज़ामी तौर पे भी। और KPK की जो सूबाई हुकूमत है, उसने KPK की जो है वो इकॉनमी का, KPK के वहाँ पे अमन व अमान का, बाकी हालात का बैठा दिया है, और उन्हें कोई सरोकार ही नहीं है गवर्नेंस से या लोगों की भलाई से। तो अगर कोई और आएगा तो वो भी यही कुछ करेगा जो गंडापुर साहब कर रहे हैं, और उससे मैं समझता हूँ कि PTI को पॉलिटिकली भी इर्रेपेरेबल नुकसान पहुँचेगा। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया राना साहब। दुनिया में हमारे ही रीजन में ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने हमसे बाद में आज़ाद होने के बाद तेज़ी से तरक्की की, और उसमें एक बुनियादी वजह ये थी कि उनकी जो ख़वातीन थीं उन्होंने भी उस तरक्की में उतना ही कंट्रीब्यूट किया जितना उनके मर्द कर रहे थे। एक मिसाल इसकी बांग्लादेश भी है बाय द वे। एब्सोल्युटली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ हो रहा है
लेकिन बड़ी देर लग गई। बट द गुड थिंग इज़ के बहुत से लोग, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अब इस चीज़ को रिवर्स करने की कोशिश कर रही हैं और ख़वातीन को इनटू द एक्टिव वर्क फोर्स ला रही हैं, लेकिन वो भी एक चैलेंज है। वो भी एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को ज़ाहिर है अबूर करना है और हम सबको बहैसियत कौम मिलकर करना है। हुकूमतें जो कर रही हैं, जो करती हैं, वो तो करती हैं, निजी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। और ऐसे में PTCL स्टेप्ड अप और इन्होंने पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड के साथ मिलकर एक प्रोग्राम तरतीब दिया, एक पायलट प्रोजेक्ट किया, हरीपुर का इलाका सेलेक्ट किया, उसमें 100 ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने मिशन का आगाज़ किया। ये मिशन क्या था, कैसे हुआ ये सारा, और इस काफिले में और कौन कौन साथ मिलते रहे लोग, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और वो हमने आज सुननी है। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया सैफ खान साहब ने, जो कि ग्रुप नायब सदर हैं यूफोन PTCL। मरियम हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया, जो एंटरप्रेन्योर हैं, बाइख्तियार खातून, और साथ ही फरतुल एन भी हैं। थैंक यू सो मच लेडीज़। लेकिन बात हम सैफ साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। अब ये पिछले कुछ दिनों में हम TV पे, सोशल मीडिया पे ये सब कुछ देख रहे हैं, जिक्र भी सुन रहे हैं। आप बताएं कि व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सो बाइख्तियार एक प्रोजेक्ट है जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है PTCL एंड यूफोन एंड इसमें हमने एक मास्टर प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम था दिल से के अंडर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। दे वर जनरली स्मॉल प्रोजेक्ट्स बट हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, जिससे सोसाइटी को, लोगों को फ़ायदा हो रहा था। हाउएवर बाइख्तियार केम आउट टू बी अ विनर इन टर्म्स ऑफ its efficacy and its reach and potential to grow. So बाइख्तियार हमारा अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, बाइख्तियार हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली बाइख्तियार का आगाज़ इस तरह हुआ कि हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में किस चीज़ को दी जा सकती है कि हमारी वुमेन जो है वो हमारी इकोनॉमी में फीड नहीं कर रही, ना ही वो अपने हाउस होल्ड इनकम को बढ़ा रही हैं। सो वी थॉट वी बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम वी कैन एलिवेट देयर लाइफ्स सीमलेसली, लेकिन उसके लिए हमें एक इकोसिस्टम चाहिए था। उस इकोसिस्टम में हमारे पार्टनर्स थे पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड। इट वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट विद देम बेसिकली व्हिच वी इनिशिएटेड and they did a lot of groundwork for us. They identified the women and then we embarked on a journey of providing them skills. And when you say you embarked on the journey and provided them skills, क्या है, कोई physical training हो रही है यहाँ पे? जी, आपने एक group of women select कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? So हमारे पास facilities हैं PTCL group की जो हमने offer की, और in addition to that हमने trainers अवेलेबल किए फॉर दीज वुमेन के इनको दस्तकारी और कढ़ाई वगैरह तो आती थी एक जनरल लेवल, लेकिन वो फिनेस नहीं थी कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या लोकल प्लेटफॉर्म पे किसी कंज्यूमर मार्केट में जा सकें। सो उसकी ट्रेनिंग्स दी गई एंड देन वी गेव देम हैंडसेट्स एंड डेटा फॉर द एंटायर ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन वी पार्टनर्ड विद दराज सो दैट दे कैन ओपन देयर स्टोर्स, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दराज पे फीचर करते हैं। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि दराज से पहले जब ये बेचा करती थी तो मिडल मैन यूज टू कीप अ लॉट ऑफ मनी, हालांकि अब जब दराज पे बेचती हैं तो 100% मनी कम्स बैक टू देयर अकाउंट, और फॉर द अकाउंट वी पार्टनर विद यू माइक्रो फाइनेंस बैंक विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ PTCL ग्रुप। और तो ये था कि ये पूरी चेन विद आवर पार्टर्स पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन मिल गया है। ये तो ऑब्वियसली कि अपना ये बिजनेस किस तरह कर सकती है, लेकिन इनका स्किल को भी बेहतर करना, जिस तरह ये जो ख़ास तौर पे आपने फरहत पहनी हुई ये कढ़ाई जो आपकी अपनी है की हुई है, मैंने दिस इज सो फाइन, इतनी अच्छी है, तो उसको फिनेस भी करना, उसको बेहतर करना ताकि वो ऑब्वियसली अच्छी कीमतों पे बिके, उसमें भी असिस्टेंस थी। जी एब्सोल्युटली। सो बेसिकली जो इनकी स्किल ट्रेनिंग थी वो इनके पूरे कोर्स का पार्ट थी। सो बेसिकली इवेंचुअली वेरी रिसेंटली वी डिड एन इवेंट जहाँ पे ये हमने 100 ग्रेजुएट्स को सेलिब्रेट किया। इट वाज अ मैसिव इवेंट और अब वो सोशल मीडिया पे भी है, लेकिन असल चीज़ यही थी कि हम इनको हैंड होल्डिंग करें फ्रॉम डे वन, जहाँ पे उनकी स्किल से लेके जब तक पैसा वापस अकाउंट में नहीं आ जाता। सो दैट इकोसिस्टम वी कंप्लीटेड। सो फरहत, अब आपसे जानते हैं और फिर हम मरीम आपसे भी बात करेंगे। आप ज़ाहिर है अपना घर में जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं हाथ बटाने के लिए, लेकिन कैसे फिर राब्ता हुआ और ये ट्रेनिंग का सिलसिला कैसा रहा, पता कैसे चला आप? मैं घर में थोड़ा बहुत करती थी, तो हमारे उधर टोयोटा कॉलेज में आई थी इनकी तरफ से, PTCL की तरफ से, वहाँ पे बताया गया था कि ऐसी बच्चियाँ जो घर में रह के कुछ करना चाहती हैं उनकी हमें ज़रूरत है। वहाँ से फिर मुझे पता चला था, मैं गई वहाँ पे, एडमिशन हुआ कि इनकी स्किल्स को हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तो मैंने एडमिशन ले लिया वहाँ पे, फिर हमें मज़ीद ट्रेनिंग्स दी गई और एम्ब्रॉयडरी के बारे में मज़ीद हमें अच्छा वहाँ पे काम और सिखाया गया, जो नहीं आते थे स्टिचेज़ वो भी बताए गए, अच्छी बेहतर हो गई पहले से।
अच्छा, नीटनेस वहाँ से आई मेरे हाथ में। तो उससे पहले मरियम आपसे भी मेरा सवाल है कि मतलब आप दोनों ऑब्वियसली एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती हैं और अपैरल में बेसिकली काम है, कपड़ों में। उससे पहले क्या होता था? आप जो बनाती थी वो कहाँ फिर उसको बेचती थी या फिर उससे पहले गली मोहल्ले तक ही महदूद रहता था? पहले मैं जो बनाती थी वो मैं घर तक ही, मैं अपनी बेटियों के या फैमिली में करती थी। तो जब से अब मैं PTCL का हिस्सा बनी हूँ तो अब मैं दराज पे, इंस्टा पे। जबरदस्त। अच्छा, तो फिर आप मतलब सडनली इतना एक्सपोजर मिलना और इतना काम आ जाना, उसको कैसे फिर मैनेज किया फरहत? पहले तो मैं अकेले ही करती थी, अभी मेरे साथ बच्चियां भी हैं मजीद जो इसमें आई हैं, मैंने उनको मजीद ट्रेन किया, खुद मैंने बच्चियों को ट्रेन किया, वो मेरे साथ हेल्पर भी हैं, मिल के हम लोग आगे काम कर रहे हैं। लवली। अब तो मरीम फिर ये जो ज़ाहिर है डिजिटल वर्ल्ड भी एक डिफरेंट दुनिया है। आपका काम है कढ़ाई करना, लेकिन एक काम है उसकी तस्वीरें उतारना, उन तस्वीरों को अपलोड करना, वो जो आपने दुकान बनाई हुई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो भी सारा सिखाया गया? जी, वो भी हमें डिजिटल स्किल्स की भी हमें क्लासेस दी गई, जिसमें हमें जब ऑर्डर आता है आपको, फिर आप लोग वो ऑर्डर रिसीव करते हो अपने ऐप के, अपने मोबाइल हैंडसेट के ऊपर, और फिर से रिसीव करके जी मोबाइल से रिसीव करके फिर हम उसको पार्सल करते हैं और पैसे आ जाते हैं डायरेक्ट आपके अकाउंट जी या मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। लवली जी, लवली। ये एक और मसला भी है साहब के प्रोडक्ट्स तो इन्होंने चीज़ें वगैरह अपनी बना ली और उसकी एक डिमांड भी आ गई सब कुछ, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का भी फिर एक इशू हो जाता है। हाउ डू दे गेट देम अक्रॉस एज वेल? छोटे-छोटे गांव हैं, ज़ाहिर इतने फाफलंग एरियाज हैं। So what we इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए we're going to move on to another step. So we are going to make their startups. तो अभी एक और भी प्रॉब्लम आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है और उसकी लिमिटेशन इनको होनी नहीं चाहिए, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव टू देयर बिजनेस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वेरी सून इंशाल्लाह, एंड वी हैव अनाउंस्ड ऑलरेडी दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट देयर स्टार्टअप्स। सो जो रॉ मटेरियल लेने के लिए भी इनके पास कैश इन हैंड नहीं होता, सो अगर एक अच्छा ऑर्डर आ भी जाए तो उसके लिए एक मैसिव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है टू गेट द रॉ मटेरियल। Would you lend them money now? So we are going to get them investments, and then we are going to also seek orders. So हम दोनों ends पे काम करेंगे, and then there are many organizations who have offered us already, माशाल्लाह, कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और हम आपके साथ इनकी हेल्प करना चाहते हैं। So आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि while this is a PTCL and PPF project, with open arms we invite any brand, any organization to work with us, because at the end of the day any contribution that they make will amplify their lives and help them. So किसी भी इंडस्ट्री और किसी भी वर्टिकल से आने के लिए हम तैयार। अच्छा, ये 100 ख़वातीन का आपका कामयाब मॉडल रहा है। पाकिस्तान में ऐसे रीजन्स हैं, हरीपुर एक रीजन है जो कि मशहूर हैं अपने हैंडीक्राफ्ट की वजह से या किसी और स्किल की वजह से, मतलब हाला में पॉटरी बन रही है, मुल्तान में, बहावलपुर में ऐसी दस्तकारी और गोटे का काम और कढ़ाई हो रही है और शीशे का काम हो रहा है कि वो दुनिया दंग रह जाए, जो कि और सो क्या है आपका आगे का प्लान? अब इंशाल्लाह इन लोगों हैट्स ऑफ टू दीज वुमेन, इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि ये प्रोजेक्ट पायलट था एंड इट्स अ सक्सेस माशाल्लाह। सो वी आर नाउ गोइंग टू अनाउंस 20 more cities. लवली जी। अब ये वो शहर हैं जहाँ पे सैलाब आया था इन 2022 और बहुत मुतासिर हुए हैं वो इलाके, और जो उनके कोर सोर्स ऑफ इनकम था वो मुतासिर हो गए हैं। सो दीज वुमेन इंशाल्लाह व्हेन दे graduate from this program they will start making money, so they will be standing शाना बशाना अपने मर्दों के साथ और अपने हाउस इनकम में भी बढ़ा रहे होंगे। सो ये एक प्रोजेक्ट तो ये है कि हमने प्रोजेक्ट को तो स्केल करना ही है नेशन वाइड। हाउएवर हमने इनका हाथ भी नहीं छोड़ना, बिकॉज ये ग्रेजुएट तो कर गए हैं, बट दैट डजंट मीन दे आर रेडी टू फ्लाई। अभी हम इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे, इनका स्टार्टअप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस को लाएंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, फंडिंग लाएंगे, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू द बायर्स ताकि वो भी हमें ऑर्डर प्लेस करें। सो एक इकोसिस्टम था इनकी स्किल डेवलपमेंट का और अब एक ही सिस्टम है बिजनेस प्लानिंग का। सो इनको हमने बिजनेस प्लानिंग वगैरह पे ट्रेनिंग ज़रूर दी है, बट इनका प्रॉपर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे who will take decisions and everything, and they will just focus and concentrate on what they do best. अच्छा, अभी so far अगर if you have a number to share with us, कितनी बाइख्तियार ख़वातीन जो हैं वो इस बिजनेस के फोल्ड में आ गई? जी, so 100 have graduated. जिनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हमने की है। And this is ongoing? जी, this is ongoing, and further inshallah in the coming months 2000 more will be added, and inshallah it's a
कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा, थोड़ा सा बंदा घबरा भी जाता है ना, बड़ी बड़ी बातें जब हो रही होती हैं। ज़ाहिर है घर पे काम करना एक बिल्कुल अलग सेटअप होता है, दुनिया में इस तरह से अपनी चीज़ भेजना एक बिल्कुल अलग सेटअप होता है। सो वो सपोर्ट सिस्टम आपका कैसा रहा? क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम हम इसलिए हर खातून से पूछते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। घर वाले, भाई वाले, और एकदम से देखना कि आपका मतलब 2-4 स्किल्स एक्वायर करने से आपका बिजनेस डबल हो जाना। घर वालों की सपोर्ट कैसी रही इस सारे जर्नी में? अच्छी सपोर्ट है घर वालों की। हस्बैंड ने साथ बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि आप करें। हाथ बटाते हैं वो भी? जी बटाते हैं बिल्कुल। अभी भी बच्चे संभाल रहे हैं घर। हाँ, ज़ाहिर है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। कर रहे हैं तो कुछ पीटीसीएल वालों ने ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने भी पीछे नहीं हुए। जहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम आई हमने शेयर किया आगे, हर तरह से हमें सपोर्ट किया गया, हेल्प की गई हमारी। अच्छा, किसी और स्किल में भी आपका दिल चाहेगा कि मतलब एक ऑफ कोर्स ये कढ़ाई ये तो आपका डोमेन है ही, और आप जिस तरह कपड़ों की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने ऑप्शंस हैं, और ख़ास तौर पे जब आपको बिजनेस करने का एक तरीका भी पता चल जाए, एक जगह भी अच्छी मिल गई है मरियम, तो किसी और चीज़ में भी आप करना चाहेंगी? जी, मैं चाहती हूँ कि मतलब कि औरतों को जो जो स्किल सीखने का मौका मिले तो वो सब सीखना चाहिए, ताकि इस तरह के मौके अगर हमें मिल रहे हैं तो हम ताकि हम अपना स्किल भी जरा बेहतर कर सकें। हमें पता है कि ग्राहक है बाहर, कोई खरीदने वाले हैं, लोगों को पसंद है चीज़ें, तो हम अपना काम और भी फाइन ट्यून करें, बेहतर करें। लवली सर, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, एक ग्रेट इनिशिएटिव है, लेकिन एक सवाल, वैसे किसी भी इलाके में कभी भी आप काम करने जाते हैं तो एक हिंड्रेंस आती है, एक रेजिस्टेंस होती है, और व्हेन इट कम्स टू विमेन लोग वैसे ही ज़रा कंजर्वेटिव होते हैं, ऐसे ही। वो कैसे आप लोगों ने ओवरकम किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं बहुत क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड को। सो दे वर द वंस हु एक्चुअली आइडेंटिफाइड द वुमेन हु हैड पोटेंशियल, हु हैड स्किल, एंड हु obviously were willing to do something, जिनमें जज्बा भी था, पैशन भी था, देख के और ख़वातीन में जज्बा आएगा। Absolutely। और I'll just touch upon हुमा आपने जो वेरियस अपार्ट फ्रॉम कढ़ाई सिलाई की बात की, सो अब जो अगले 20 शहर हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें वी आर एक्सपैंडिंग द अरे ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे कैन गो। सो फॉर एग्जांपल कोई फूड प्रिजर्वेशन कर सकता है, हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द स्काई, जो भी वो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। सो हम अपनी स्किल ट्रेनिंग को भी बढ़ा रहे हैं, और सो ताकि हमारा मतलब वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट ना हो, बिल्कुल, क्योंकि हर खातून का शायद वो पैशन या मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो शायद इंसान को पता भी नहीं होती, वो सामने आ जाती हैं। राइट, द वे वी हैव बीन सरप्राइज्ड, somebody is making चूड़ियां in Hyderabad, somebody is making musical instruments, so it's a big, बिल्कुल, it's a world out there। जबरदस्त जी। सैफ खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड मरियम एंड फरहद, बेस्ट ऑफ लक। जबरदस्त काम चल रहा है आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आप दोनों। तो ये सुने आप, हुकूमत ने पेशावर भिखारियों और भीख मांगने वालों के कानूनी घेरा जो है वो तंग करने का फैसला कर लिया है। तरमीमी बिल जो है वो सेनेट में पेश कर दिया गया है, और मुनज़्ज़म भीख मांगने, इसके लिए भर्ती करने पर 7 साल तक कैद हो सकती है, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से पेश किए गए बिल में गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देना, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना, सुन लें ये सारे लोग, कान खोल के जैसे कहते हैं ना। बात ये है कि जिनको सुनना चाहिए क्या वो सुन रहे हैं कि नहीं? ठीक है, बहाने से अशिया फरोख्त करना, ये भी होता है ना कि आपने 2 फूल पकड़े हुए हैं या 4 पेन पकड़े हुए हैं और अब मांग भीख रहे हैं, आप हैं गदागरी के पेशे से वाबस्ता, सो वो भी मुनज़्ज़म भीख में अब शुमार किया गया। ये सब ऐड कर दी गई हैं कैटेगरीज। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की जानिब से भी मुसलसल शिकायत मिल रही थी कि बाज़ पाकिस्तानी हज, उम्रा, ज़ियारत या ज़ाती दौरों पर बैरून मुल्क जाकर भीख मांगते हैं, और ये एक्चुअली अगर आप सुने ना, थोड़ी सी बातचीत करें तो आपको मिल जाएंगे, ऐसे किस्से मिल जाएंगे, लोग खुद बताते हैं कि क्या हो रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान से ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। तरमीमी बिल के मुताबिक धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती, वरगला कर या लालच देकर, इसी तरह किस्मत का हाल जो है वो बताकर खैरात लेना भी मुनज़्ज़म भीख यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसमें शुमार होगा। रोज़गार के बगैर घूमते रहना और तासुर ये देना कि गुजारा भीख पर है, ये भी मुनज़्ज़म भीख है। और इसी तरह किसी ज़ख्म, चोट, बीमारी, माजूरी को दिखाकर वो प्रिस्क्रिप्शन लेके, प्लेकार्ड लेके घूमना, वो भी भीख है। ख़ुद को बतौर नुमाइश इस्तेमाल होने देना कि भीख या खैरात लेने में सहूलत हो, वो भी मुनज़्ज़म भीख मतलब है। सारे एवेन्यूज जो है ना, जिस तरीके से कुछ लोगों से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। नुमाइश इस्तेमाल होने देना से मुराद है क्या इसमें वो परफॉर्मर्स भी मतलब आएंगे
या वो तो काम कर रहे हैं, उनका तो एक काम टाइप ही होगा ना। अच्छा, बिल में कहा गया है कि भीख में मुलव्विस एजेंट और गैंग आसानी से कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा जुर्म नहीं है जो FIA के दायरा अख्तियार में आता हो, इसलिए भीख मांगने को जुर्म करार देना ज़रूरी हो गया था, जो अब हो गया है। सो नौशीन यूसुफ है हमारे। नहीं, अभी हम उनसे बात नहीं कर रहे बिकॉज हम बहुत सी चीज़ें हैं एक्चुअली जिसमें मतलब कोई भी एवेन्यू हो जिस तरीके आप भीख मांगने की कोशिश करें। ख़ासतौर पर मुझे ये बात अच्छी लगी है कि अगर गाड़ियों के खिड़कियों पे भी अगर आप दस्तक दे रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती शीशे साफ करना स्टार्ट हो जाएं, जो कि आप उनको मना कर रहे हैं, तो ये भी उसमें आएगा। ठीक है जी, टाइम कम है, लेकिन जरा इस बात को फैला दें, सब तक फैला दें, बिल्कुल। एंड वील सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड।